नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत कहानी कुर्सी की में मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राकेश शुक्ला जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी स्टूडियो में मौजूद हैं। आज बड़ा दिन है क्योंकि कल रात भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल हो गई है और उसका ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों ने कर दिया है। ऑपोजिशन अमेरिका से ट्रेड डील पर सरकार से जवाब मांग रहा है। इस पर सरकार का भी रिएक्शन आया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में आज ही इस मुद्दे पर जवाब देगी। अच्छी बात है ये कि मतलब वो कह रहे हैं आज ही पार्लियामेंट में इस पर बात की जाएगी, सरकार की तरफ से बताया जाएगा। जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है। पहले ये कहते रहे कि ट्रंप का जवाब दीजिए, ट्रंप का जवाब दीजिए। 50% टैरिफ लग गया, भारत क्या कर रहा है। आज जब सो मोटो स्टेटमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति ने देर रात कल ट्वीट किया और उसमें कहा, प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते हुए उसने कहा कि मैं उनका सच्चा दोस्त हूं एंड ही इज द ओनली स्ट्रांग लीडर लाइक मी। इस तरीके के शब्दों का उपयोग करते हुए उन्होंने यह कहा कि मैं टैरिफ को 25% से रिड्यूस करके 18% करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने उसका जवाब दिया और उसमें धन्यवाद दिया है। सरकार किसी बात से भी, कोई भी बात से चर्चा करने से पीछे नहीं रहती है, हमेशा आगे रहती है। मैंने आज भी इनको आश्वस्त किया कि गवर्नमेंट विल कम आउट ऑन ए सो मोटो स्टेटमेंट टुडे इटसेल्फ। वी आर रेडी फॉर इट और हम चर्चा करने के लिए भी तैयार हैं। चलिए, अच्छी बात है। उन्होंने कहा आज ही सरकार इस पर एक स्टेटमेंट जारी करेगी क्योंकि एक बड़ी डील हुई है, तो विपक्ष की एक और मांग जो है सरकार मान रही है। ये अच्छी बात है समीर। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि और विपक्ष ने सुबह से पार्लियामेंट शुरू होते ही जिस तरीके से हंगामा शुरू कर दिया था, वेल में जाकर हंगामा कर रहे थे, बाहर जिस तरीके से हंगामा कर रहे थे, ट्रेड डील को लेकर कर रहे थे लगातार, इस चीज को लेकर मनीष तिवारी ने पार्लियामेंट में इसको लेकर उठाने की कोशिश की थी। तो मुझे लग रहा है कि जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जब जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा कि हम आज इस पर चर्चा करने को तैयार है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को अब इस पर तैयार होना चाहिए। और विपक्ष को जो लगता है सरकार हर प्रश्नों का जवाब देगी और सरकार बताएगी कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है वो कैसे भारत के हित में, इसकी डिटेल जानकारी देगी। तो मुझे लगता है कि अब इसको विपक्ष को सदन से भागना नहीं चाहिए। कल तो राहुल गांधी को जब मौका मिला था बोलने का, तो राहुल गांधी ने सदन के रूल को तोड़ने की कोशिश की। लोकसभा स्पीकर कहते रहे कि भाई सदन कानून के हिसाब से चलेगा, आप मर्यादा बनाए रखे। उसके बाद राहुल गांधी ने पूरा माहौल खराब किया और सदन की कार्रवाई स्थगित करना पड़ी। आज कम से कम विपक्ष ये उम्मीद करते हैं, वो राहुल गांधी जो विपक्षी नेता है उनसे, अखिलेश यादव से, ममता बनर्जी के सांसदों से उम्मीद की जाती है कि जब सरकार इसका जवाब देने के सदन में तैयार है तो वो धैर्य से इस बात को सुने। अच्छा है, वो ये भी कह रहे हैं कि हम सारी चर्चा सदन में भी करेंगे, गवर्नमेंट स्टेटमेंट भी देगी। आपने ठीक बताया, लोकसभा में आज भी ऑपोजिशन ने खूब हंगामा किया था। कल जो है राहुल गांधी जो हैं उनकी वजह से वो क्योंकि एक अनपब्लिश्ड किताब पूर्व आर्मी चीफ की उसको कुछ कोट करना चाह रहे थे, तो काफी हंगामा हुआ। आज राहुल गांधी अमेरिकी डील पर चर्चा चाहते हैं और लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए, अभी दोपहर तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। और राहुल गांधी आज जब आए भी पार्लियामेंट में तो उस वक्त उनसे बात करने की कोशिश हुई भी, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ मीडिया के सामने जो है कुछ बात नहीं की। अब ये देखिए कि अब तो दूसरा इशू जुड़ गया इसके अंदर। अब आप 2 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होगी तो उसमें क्या होता है। कल वाली बात तो मुझे लगता है अब छोटी पड़ गई आज जो हुआ उसके सामने। नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को आज वाली बातों में कम दिलचस्पी होगी, कल वाली बातों में ज़्यादा दिलचस्पी होगी। और आप उसे भगाइए मत। कहानी कुर्सी देखने के लिए पक्षी भी जो है वो यहाँ पर आ गए। लोग तो है ही, पक्षी भी सुनने के लिए कहानी कुर्सी घुस गया। और नहीं, इस चर्चा को सुनने के लिए यही आसपास है, आप देख नहीं रहे, कहीं यहाँ से जा नहीं रहा है। यानी आप ये मत कहिएगा जब ये यहाँ आया था तो वो आप ही से कह रहा था बोलिए गुरुजी। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि आज वाली में इंटरेस्ट नहीं है डिबेट में। नहीं, देखिए उनको आज वाले में उतना इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि आज वाला उनके पक्ष में नहीं जाता है। कल वाला जिसे कंसर्न है सेंसेशन पैदा करता है क्योंकि वो चीजें तथ्य जो है आज भी सवाल पूछने के लिए है ना। 500 बिलियन की डील पे सरकार से पूछें कि आप क्या सामान खरीदोगे, कितने साल पे पूछेंगे, उससे क्या सवाल तेल नहीं खरीदोगे, एग्रीकल्चर का सामान क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, सवाल पूछे जाए। ये बहुत अच्छी बात है कि यदि सदन में चर्चा हो जाती है यूरोपियन यूनियन के साथ क्या डील हुआ है या अमेरिका के साथ क्या डील हुआ है, तो आने वाले दिनों में चुनाव है, चुनाव में कोई निगेटिव नैरेटिव भी नहीं बना सके, इसके लिए भी आवश्यक है
कि भारत सरकार चाहती होगी कि सदन में इसके गंभीर चर्चा इस पर हो जाए ताकि उनके उत्तर दें और वो उत्तर जो है वो जनता तक पहुंच जाए कि भारत सरकार ने क्या किया है अमेरिका के साथ और यूरोपीय यूनियन एक चीज बस जो रह गई अभी, बाकी तो हमने चर्चा कर ली थी, ये बोर्ड ऑफ पीस का क्या होगा त्रिपाठी जी? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम राष्ट्रपति ट्रंप के शांति के सभी प्रयासों का हम सम्मान करते हैं, उनके साथ हैं। अभी तक हमने जवाब नहीं दिया है बोर्ड ऑफ पीस में जाने का, ना जाने का। देखिए, मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा आपने याद दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के किसी भी इनिशिएटिव पर हां में हां आज तक नहीं मिलाया। ये छोटी बात नहीं है, किसी भी इनिशिएटिव पर हां में हां नहीं मिला है। लेकिन डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली हमारी जो पोजीशन है, हम उसको छोड़ भी नहीं रहे। बोर्ड ऑफ पीस में अभी तक भारत शामिल नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि कोई भी शांति प्रयास होगा उसमें हमारी भूमिका होनी चाहिए। और सबको याद रखना चाहिए कि जब वहां से अफगानिस्तान से अमेरिका भागा था और तालिबान आ गया था, तो हमारे लिए तो बात करने के रास्ते नहीं थे। तो कोई भी देश अपना वो रास्ता रखता है। मुझे लगता है कि उसी तरह से इस बोर्ड ऑफ पीस के मामले में भी होगा। और देखिए, सबसे जो बड़ी बात है, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के तौर पर जो उनका ट्वीट है, जो पोस्ट है, वो साफ कह रहा है मेड इन इंडिया। निर्मला सीतारमण का पोस्ट कह रहा है मेड इन इंडिया। जयशंकर का पोस्ट कह रहा है मेड इन इंडिया। और हम दुनिया के जो क्रिटिकल, जो जितने तरह के मसले हैं, उसमें भारत की भूमिका अमेरिका के साथ एक स्ट्रांग और बराबर के साझेदार के तौर पर देख रहे हैं। ये सर्जियो गोर के पोस्ट भारत जाएगा कि नहीं अब बोर्ड ऑफ, और हम पे दबाव होगा कि नहीं जाने का? नहीं, दबाव बिल्कुल होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सीधे तौर पर उसमें शामिल। एक मिनट, जो प्रधानमंत्री का ट्वीट है इसका मतलब ये नहीं है, ये तो यूक्रेन और रसिया के संघर्ष के मामले के भी इनिशिएटिव के बारे में भी बात कर रहे होंगे ना। उससे ये कहीं नहीं पता लगता है कि बोर्ड ऑफ पीस जो वहां के लिए है उस पर भी उनके एंडोर्समेंट है। वो ओवरऑल पीस के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे ये क्लैरिटी नहीं है कि वो गाजा के पीस जो प्लान है उनके साथ भी प्रधानमंत्री या भारत सरकार उनके साथ। बोर्ड ऑफ पीस का तो अभी तक पूरी तरह से फ्रेमवर्क भी नहीं हो पाया है। बिल्कुल भाई, जब फ्रेमवर्क होगा तब भारत तय करेगा ना कि उस फ्रेम में हमें जाना है या नहीं जाना है। आप जिनको चापलूसी करनी थी वो चले गए? नहीं गए ना। अब देखिए, उसमें उछल कूद मची हुई है कि जैसे ईरान का मामला आता है तो जो लोग बोर्ड ऑफ पीस में जाने के लिए सहमत हुए थे, वो ईरान के मामले पे फट से उस फ्रेमवर्क से बाहर कूद के चले आए कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान और भारत का अंतर इतना है, वो चमकीला पत्थर बक्सा में लेके जाते हैं, उतना हमारे यहाँ साइकिल पर रख के झाड़ फूक वाला बेचता है। और हम बात करते हैं तो क्या करता है? यूएस कहता है, यूएस का सेक्रेटरी कहता है मार्को रूबियो कि हमारे लिए क्रिटिकल मिनरल्स पर दुनिया का सबसे बड़ा अगर विश्वसनीय और जरूरी साझेदार है तो वो भारत है। भारत ने बजट में भी बाकायदा रेयर अर्थ मिनरल के लिए कॉरिडोर, 4 कॉरिडोर का ऐलान कर दिया। तो हम जहां खड़े हैं और वो भिखमंगा मुल्क जहां खड़ा है उसकी कोई तुलना नहीं। वो ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहां साइकिल पर नग वाले चमकीला पत्थर बेचते हैं, उतनी उस देश की हैसियत। लेकिन इस सब के बावजूद इतना कुछ किया, आसिम मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ से लेकर सबने, फिर भी क्या हुआ? ट्रंप को याद सिर्फ और सिर्फ भारत की आती है। कहते हैं ना, रात में रह रहकर चिंकते रहते। ट्रंप चिंकते थे राज में, कह रहे भारत से डील नहीं हो पाई, तो कुछ वो अंदाज। एक अमेरिकी एक्सपर्ट है माइकल कूगलमैन, अगर उनका बयान है हमारे पास तो उसको निकाल लीजिए, सुना देते हैं एक बार। दुनिया क्या कह रही है इस डील के ऊपर, ये भी जानना जरूरी है। वो अमेरिकी एक्सपर्ट है, उसको ले लीजिए, उसको मांग लीजिए, वो उसको हम लोग अभी सुनाते हैं। मैं फिर एक बार आपको जरा पार्लियामेंट में लेके चलता हूं। कल जो हुआ था, राहुल गांधी जो बात बताना चाह रहे थे, हमने कल उस पर बहुत डिटेल में बात की। 2 लाइन में जल्दी से बता देता हूं आपको। राहुल गांधी खड़े हुए बोलने के लिए कि हमें देशभक्ति का पाठ ना पढ़ाएं। मैं बताता हूं ये बीजेपी वालों की देशभक्ति कैसी है कि हमें चीनी टैंक जो है वो हमारी तरफ बढ़ रहे थे। 31 अगस्त 2020 को गलवान की लड़ाई हो चुकी थी उस वक्त, 15 जून को, उसके बाद अगस्त के महीने में। और उस वक्त आर्मी चीफ फोन करके दिल्ली में पूछ रहे थे सबसे, बताइए हमको क्या करना है, और यहां से जवाब नहीं दिया जा रहा था। और अंत में ये कह दिया गया जो आपको ठीक लगता है वो कीजिए। ये वो आर्मी चीफ की एक अनपब्लिश्ड किताब, उस पर लिखा गया एक आर्टिकल, उसके बिहाफ पर ये बात वो करना चाह रहे थे, जिनको रक्षा मंत्री और सबने रोका कि भाई जो चीज वेरीफाइड नहीं है उसको आप मत बोलिए पार्लियामेंट में। तो कल काफी हंगामा इस पर चला था। तो वो अब क्या कहेंगे आज, इस पर कुछ बोलते हैं या नहीं। हालांकि वो आर्टिकल पूरा पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि सरकार को जो करना था वो सरकार कर रही थी, और वहां सेना को जो करना था उसके लिए सेना को एक फ्री हैंड दे दिया गया था। बाकी उसमें राजनीति हो रही है जो हो रही है। अब निशिकांत दुबे इस पर, बड़ा बीजेपी के सांसद, बड़े हमलावर हैं राहुल गांधी पर, उन्होंने आज भी कुछ बोला उनको लेकर के, वो मैं आपको सुनाता हूं। उनको जनरल थिमैया, वीके कृष्ण मेनन और नेहरू के बीच में क्या लड़ाई हुई, उनको नेहरू और करियप्पा के बीच में क्या लड़ाई हुई, उनको जनरल मानिक शाह और इंदिरा जी के बीच में क्या लड़ाई हुई, और राजीव गांधी जी ने जब वाइस एडमिरल जो नेवी के चीफ थे, जब उनको सैक किए थे
87-88 में क्या लड़ाई हुई। मैं आपको बताऊं कि इन्होंने पूरा, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, सभी को बर्बाद करने का जिस आदमी ने ठेका ले लिया, जिस परिवार ने ठेका लिया, वो गांधी परिवार है। और इस कारण से अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल, बेसिर पैर की बातें वो लोकसभा में कर रहे हैं। अब देखिए आगे ये मामला बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। मैं आपसे वो अमेरिकी एक विदेशी एक्सपर्ट की बात में कह रहा था, इनका नाम माइकल कुगलमैन है, साउथ एशिया के एक्सपर्ट माने जाते हैं। इनका कहना है कि ये डील एक बड़ी जीत है। It's been a long time coming, right? It's been almost a year since President Trump hosted Prime Minister Modi at the White House, and they promised to pursue a trade deal. And of course, the relationship went sideways. It faced many tensions in the months that followed. And I think it became increasingly clear that it would be very difficult to get a trade deal, especially because many rounds of talks failed to yield a positive outcome. So for there to be a deal now, it's really significant for sure. And I think it's also a major boost for the U.S.-India relationship. I think this is the biggest victory for U.S.-India relations in nearly a year. It'll be a big confidence-building measure, and I suspect that it will bring some momentum that better enables the two sides to work through tension points in various areas. Trump had indicated that India has essentially decided to stop doing a lot of things, which quite frankly sound a bit hard to believe. I find it hard to imagine that India will simply stop importing Russian oil. We have seen in recent months India decrease its imports of Russian oil, particularly after the new U.S.-Russia sanctions went into play at the end of November. It's not a surprise that Trump said that India would import more American goods, but there are a number of other key issues that we don't know, right? At this point, we don't know if India has agreed to open up access to politically sensitive sectors like its agricultural sector. अब ये क्या कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि दो खास बातें इन्होंने कहा, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि भारत अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोल रहा है, और दूसरा इन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता, यह यकीन करना मुश्किल है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। और वो अभी समीर जी ने आपको आंकड़ा भी देकर के बताया, राकेश जी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए आंकड़े, अमेरिकी एक्सपर्ट कह रहा है कि भाई नहीं, ये ट्रंप को भी पता है। इसलिए पता है कि आप ये बताइए कि दिसंबर में जो 12 लाख बैरल तेल ले रहा था भारत, और अभी वो 10 लाख बैरल तेल ले रहा है। उन्हें टारगेट रखा है कि हम 8, 6, 7 यहाँ तक लाएंगे, लेकिन ट्रंप को पता है कि 6, 7, 8 लाएंगे, लेकिन आपूर्ति पूरी तरह से बंद नहीं किया जाएगा। चाइना भी तो ले रहा है, चाइना उससे कोयला और तेल दोनों ले रहा है, जबकि उस पर भी टैरिफ लगा हुआ है। 30% लगा रखा है। हाँ, 34%, 30% का टैरिफ लगा हुआ है। तो अमेरिका को यह पता है कि रसिया के साथ भारत अपने पुराने संबंधों को खत्म नहीं करेगा। ये जानते हुए भी उसको टैरिफ इसलिए कम करना पड़ा, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं कि हमें ये लग रहा है कि सिर्फ इंटरनेशनल है, उसको कारोबारी दबाव था, उसको आंतरिक दबाव भी था, यानी घरेलू दबाव भी कहीं ना कहीं ट्रंप को ये करने के लिए विवश किया था। तो ये सारी व्यवस्थाओं के चलते ट्रंप जो है ये 7% जो अभी कम किया है, मैं सौरभ जी बता रहा हूं अभी 8% कम करके 10% पे आएंगे। एकाएक ट्रंप अपने आप को बैक फुट पे नहीं दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि ट्रंप ये दिखाना चाह रहे कि दुनिया में मेरे से ताकतवर कोई है नहीं। तो जो लोग विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि भारत सरेंडर कर गया, मुझे लगता है उनको कम से कम अपनी बात कहने से पहले ये सोचना चाहिए कि सरेंडर कहां पे हुआ। आज ही अभी आपने बात की, मैं भी बता देता हूं, देखें तो 32% कम हुआ ना। पेनल्टी भी तो 25%। हरदीप पुरी जी का बयान भी निकाल लीजिए, 32% कम हो गया। हरदीप पुरी का बयान 32% कम। आप जरा समझिए, अभी वो जो टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल वाले होंगे, उनका अचानक सोचिए आप, उनकी जो ऑर्डर बुक होगी वो कैसे बदल गई होगी, कैसे उनको मार्जिन बदल गया होगा, कैसे जो वहां के यूएस इंपोर्टर होंगे उनकी, मतलब आप इस पूरे के पूरे मार्केट को समझे तो 32% बहुत हो जाता है। हम जहां सारे अपने पीयर ग्रुप से, और हमारी असली मुश्किल क्या थी, वो इंडोनेशिया था, वियतनाम था, फिलीपींस था, थाईलैंड था और चाइना था। बांग्लादेश आज की तारीख में नहीं, क्योंकि बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो ध्वस्त हो गई शेख हसीना के आने के बाद। वो यूनुस जो है वो संभालने की स्थिति में नहीं, और वैसे भी जब इस तरह की ताकतें कहीं शामिल हो जाती हैं तो वो भारत से मुकाबला नहीं कर सकते। एक तेल वाली बात का भी जवाब मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यह भी बात उठाई ना कि वेनेजुएला से तेल हम खरीदेंगे, इसका ऐलान भी ट्रंप क्यों कर रहे हैं। तो हरदीप पुरी हमारे ऑयल एंड गैस मिनिस्टर हैं, और अभी पिछले हफ्ते ही भारत के अंदर एक एनर्जी वीक समथिंग गोवा में शायद हुआ था, उसमें सारी दुनिया के ट्रेड एनर्जी मिनिस्टर्स आए थे। कनाडा ने तो बहुत बड़ी बात की कि हम सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर एनर्जी में भारत के साथ बनना चाहते हैं, इंडिया इज द फ्यूचर। कनाडा आपसे ललायत है कि हमारा तेल खरीद लो, हमारा तेल खरीद लो।
अब हरदीप पुरी जी ने वेनेजुएला को लेकर स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि हम खरीदेंगे, ये ट्रंप ऐलान कर रहे हैं, इसको ऐसे समझना चाहिए कि हम खरीदते थे वेनेजुएला से, बहुत तेल खरीदते थे, और इनफैक्ट उन्होंने ये बताया कि हमारा तो बहुत रुपया, बहुत पैसा वहां फंस गया, फंसा हुआ है, अरबों रुपया वहां फंस गया, क्योंकि वो पेमेंट्स जो है हो सकता है एडवांस में जाती हैं, जो भी है व्हाटएवर उनका, कि अब ये ट्रेड खुलेगा तो हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा वहां से। और उसके बाद उन्होंने बताया कि वेनेजुएला में जो तेल आता है वहां से वो हैवी किस्म का तेल होता है, अलग अलग किस्म के क्रूड ऑयल होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी तो बहुत सी रिफाइनरियां ऐसी हैं जो खास वेनेजुएला के तेल को रिफाइन करने को लेकर के सूटेड है, हमने उनको उस तरीके से उनको बनाया हुआ है। तो वेनेजुएला से हम पहले भी खरीदते थे, अब सैंक्शंस हटा दिए हैं उसके ऊपर से, तो हम दोबारा खरीदेंगे, हमें तो एक जगह और खुली मिल गई तेल खरीदने की, ये तो अच्छी बात है। We have been buying oil from Venezuela for a long time. In fact, I have currently 4 or 5 ONGC people stationed there. And by the way, you know, some of our refineries, you know, there are different kinds of crude oil. The Venezuelan crude is the heavier one. Several of our refineries are configured to process and refine the Venezuelan type of crude. And I can also share with you that we have already $1 billion, I think, stuck there in payment. So when the turmoil took place, so we welcome the normalization and the production of oil, not only because we will be able to get our money back, but we will also be able to contribute to Venezuela's own development of that sector. So ये कोई इशू नहीं है कि आप वेनेजुएला से तेल क्यों खरीद रहे हो। वो कांग्रेस को ठीक है, उनकी पॉलिटिक्स को सूट करता है कि वो ये बताएंगे, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे ऐलान ट्रंप क्यों करते हैं। अरे करने दो भाई, वो आदमी खुश है, अब उसको लगता है इसी में मेरी नेतागिरी है, तो करने दो उसको, फर्क क्या। मुद्दे की बात क्या है, आपको तेल जहां से खरीदना था, एक जगह जहां सैंक्शन लगे हुए थे खुल गए, अच्छी बात है, वहां से खरीदो। ईरान पे सैंक्शन लगा है, यूक्रेन, दुनिया में झगड़ा लेना है क्या हमको? क्या हमें क्या हासिल है कि हम ट्रंप को ये साबित करें कि ना साहब तुम बड़े चौधरी नहीं हो, हमें अच्छा क्या मिल जाएगा इससे? अच्छा, यूक्रेन से संघर्ष से पहले रसिया से भारत कितना तेल खरीदता था? 3% खरीदता, 3%, मात्र 3%। उसको ले जाकर के 32% तक ले गया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने मित्रता का निर्वाह किया। नहीं, भारत अपना हित भी तो देख रहा है। नहीं, दोनों उसको सस्ता मिल रहा है, दोनों बातें, रूबल और रुपी के में आपका ये चल रहा था, ट्रेड चल रहा था, वो कंसेशनल प्राइस पर आपको मिल रहा था। वो आज के दिन में माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा डिस्काउंट जो है वो रशियन ऑयल पर आपके सर, क्रूड वैसे ही दुनिया में सस्ता हो गया। हाँ, वेनेजुएला की बात के बाद से सस्ता हो गया। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में भारत ने बहुत पहले कह रखा है। एक तस्वीर में दिखाना चाहता था, लेकिन क्योंकि ये सबसे अलग है, जितनी खबरों की हम बात करें सबसे अलग। मैंने कल पार्लियामेंट में एक ऐसी तस्वीर देखी कि मैं मतलब हैरान रह गया कि ये हो क्या रहा है राज्यसभा के अंदर। आप वो तस्वीर देखेंगे आप भी चौंक जाएंगे। बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं सी सदानंद मास्टर, केरल से आते हैं। वो तस्वीर देखिए आप, जरा देख रही तस्वीर आपको? ये बैठे हैं अपने दोनों आर्टिफिशियल लेग टेबल पे रख के, और इनके पैर फिर जहां केरल में सीपीआईएम के लोगों ने इनके पैर काट दिए थे, क्योंकि आरएसएस से जुड़े हैं, तो आरएसएस सीपीआईएम की दुश्मनी में इनके पैर काट दिए थे जमीन पे लिटा के। बस स्टॉप पर अपनी बहन का रिश्ता तय करके आ रहे थे ये, और लौटे बस स्टॉप पर खड़े थे, आए पीछे से लोग, इनको पकड़ा, जमीन पे लिटाया और पैर काट दिए दोनों। वो ये करके क्यों खड़े हैं पता है आपको? इन्होंने बोला, सुना देंगे अभी आपको। इन्होंने कहा मैं केवल ये साबित करना चाहता हूं कि इस सदन के अंदर ये जितने लोग बैठे हैं सामने दूसरी पार्टियों के लिए, ये लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, इसके नारे लगाते रहते हैं। ये हकीकत है इनकी डेमोक्रेसी की। इतने इलिबरल लोग हैं ये, और ये बात करते हैं लोकतंत्र की। सुना दीजिए। I am using artificial limbs. Why? Because the democracy, every time I am hearing from this house about democracy, but those who are roaring about democracy, they committed an attack upon me 31 years ago in Kerala. The CPM leaders and organized criminals caught me immediately after get down from the bus. They caught me from backside and put me down on the road and cut off 2 legs. They were shouting.
ये और इसके जब ये बोल रहे थे इसमें भी पीछे से बहुत हंगामा टोका टाकी सब हो रही थी कि क्यों बोलने दिया जा रहा है ये बात इनको लोकसभा राज्यसभा। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे व्यक्ति को राज्यसभा भेजा है भारतीय जनता पार्टी ने, और वो लंबे समय तक ये वहाँ संघर्ष करते रहे। इनका पूरा परिवार कम्युनिस्ट रहा, इनके पिता बहुत घोर कम्युनिस्ट रहे, और जब इन्होंने देखा कि संघ किस तरीके से वहाँ जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, सबको साथ लेकर चल रहा है, तो ये संघ की शाखा में गए पहली बार और उन्होंने पूछा कि भाई मैं संघ का स्वयंसेवक बनना चाहता हूँ, मैं कम्युनिस्ट हूँ, परिवार से आता हूँ। और संघ ने जिस तरीके से इनको स्वागत किया, उनको संघ में आए, शाखा में जाने लगे, और बाद में कम्युनिस्ट वहाँ के शासन को लगा कि भाई हमारा एक कार्यकर्ता सीधे रास्ते पर कैसे जा रहा है, हिंसा छोड़ के संघ की शाखा में कैसे जा रहा है, तो इसको इनके पैर दोनों काट दिए गए। बाद में इनको टिकट दिया गया, हालांकि विधानसभा चुनाव हारे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वहाँ जमीनी स्तर पर काम किया, हिम्मत नहीं आ रही इनके पैर कटने के बाद भी इन्होंने वहाँ पर बिल्कुल, और जिस तरीके से वहाँ जमीनी स्तर पर काम करते हैं ना, मुझे लगता है बहुत अच्छे व्यक्ति को राज्यसभा भेजा गया, और उन्होंने भाषण भी दिया है कल वहाँ पर। बंगाल में सेन ब्रदर्स को, दोनों भाइयों को मार करके उनके खून में चावल पका करके उनकी जिंदा मां को खिलाया था सीपीएम के लोगों ने। अच्छा, ये है क्रूरता, ये है बर्बरता, जो डेमोक्रेसी के नाम पे और ह्यूमन राइट्स के नाम पर। लिबरल जो आपको लेफ्ट लीनिंग कह मिलेंगे भारत में, अजीब बात है।